दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु के विषय में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको भारत की जलवायु के विषय में संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। और इसके बाद में ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं वैज्ञानिक आधार पर, और इसके बाद में भारत में ऋतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट। और इसके बाद में जलवायु का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे जलवायु विज्ञान कहा जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। जैसे कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है, और इसके बाद में भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका जलवायु विज्ञान मतलब जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं जलवायु के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग तापमान, वर्षा, पवनों की दिशा और वायुमंडलीय दाब के विषय में चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं संपूर्ण भारत की जलवायु। यदि पूछा जाता है कि संपूर्ण भारत की जलवायु कैसी है, तो आप बता सकते हैं संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मतलब कैसी है। एक तरीके से कहा जाता है कि भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या मानसूनी जलवायु कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में बात करते हैं दोस्तों मौसम और जलवायु क्या होता है, जो पल पल में बदलता है। मतलब पल भर में बदल जाओगे तो मौसम कहलाओगे, यदि पल में नहीं बदलोगे तो जलवायु कहलाओगे। ऐसे याद कर लीजिएगा। तो जो पल पल में बदलता है मौसम कहलाता है, जो लंबे समय के बाद बदलता है उसे जलवायु कहते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। मौसम का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वायुमंडल के पवनों की दिशा। वायुमंडल के पवनों की दिशा का बदलना ही आपका कहलाता है, मौसम कहलाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि भारत की जलवायु क्यों मानसूनी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो इसका रीजन है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की जो हवा है उनका ऋतु परिवर्तन होने के कारण भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। फिर इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के वायु का परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे आप लोग, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आपका जैसे 5 डिग्री, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यह जो ग्लोब है उसको दो भागों में विभाजित करने का काम करती है। जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे जैसे यहाँ पे नॉर्थ वाला डिग्री बना है वैसे यहाँ पे भी बना लेंगे। 5 डिग्री साउथ हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ हो जाएगा, 60 डिग्री साउथ हो जाएगा। और यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि आपका इसको जो डिवाइड किया गया, जैसे आपसे पूछेगा व्यापारिक पवन किसे कहा जाता है, तो ऐसी पवन, ऐसी हवाएं जो 0 डिग्री, जो 0 से 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती हैं। जब यही हवाएं 0 से लेकर 30 डिग्री, 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने लगेंगी तो इसको कहा जाएगा आपका व्यापारिक पवन। यदि उत्तर की ओर चल रहा है तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, यदि दक्षिण की ओर चल रहा है तो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों देखिए बात करते हैं जो हवाएं कैसे चलती हैं। तो यहाँ पे जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे हवाओं का जो चलने का दिशा होगा, हवाएं इस तरीके से चलेंगी, ऐसे हो जाएगा आपका, इस तरीके से हवा ऐसे चलेगी। यहाँ पे आपका कुछ सीधी चलेंगी, कुछ ऐसे चलेंगी। फिर इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे 30 डिग्री साउथ था, तो 30 डिग्री साउथ में जो हवाएं चलेंगी वो इस तरीके से चलेंगी, ऐसे दोस्तों, ऐसे इस तरीके से चलेंगी। तो इस तरीके आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं पछुआ पवन क्या होता है। तो जो व्यापारिक पवन जो आपका 30 से 60 डिग्री के मध्य में, या कह लेंगे कि जो आपका व्यापारिक पवन मतलब जो व्यापारिक पवन होती हैं उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश की जो व्यापारिक पवनें होती हैं जिस क्षेत्र में मिलती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है पछुआ पवन वाला क्षेत्र। मतलब आपका व्यापारिक पवनें उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी, जो उत्तरी और दक्षिणी व्यापारिक पवनें जिस स्थान पर मिलती हैं
वहाँ पे जो हवा बहती है उस हवा को कहा जाता है पछुआ पवन कहा जाता है। फिर दोस्तों बात करते हैं ध्रुवों के पास में आपका होता है उच्च दाब होता है। फिर इसके बाद 60 डिग्री से लेके जो ध्रुव तक, मतलब ध्रुव पे तो 90 डिग्री रहता है, तो 60 से 90 का जो क्षेत्र होता है ध्रुवीय निम्न दाब होता है। यहाँ पे भी आपका 60 से लेके 90 तक जो साउथ वाला है यह भी ध्रुवीय आपका निम्न दाब कहलाएगा। फिर ध्रुवों के बाद पास में जो पवन बहेगी उसे कहा जाता है ध्रुवीय पवन। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए लिखा है व्यापारिक पवनें ऐसी पवनें जो आपका 5 व 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती हैं, लेकिन जब यही 35 डिग्री या कह लीजिए इसको 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश के मध्य जब चलने लगती हैं तो इस हवा को ही कहा जाता है व्यापारिक पवन। फिर दोस्तों बात करते हैं पछुआ पवन। वह क्षेत्र जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं उस क्षेत्र में जो हवा बहती है उस हवा को कहा जाता है पछुआ पवन कहा जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कि जो भारत में, संपूर्ण भारत में जो वर्षा होती है अधिकांश हिस्से में वह दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है भारत में जून से लेकर सितंबर तक होता है। देखिए अभी तो इधर भी अपने जो आसपास जो वर्षा हो रही है इसको भी जून में ही होना था, लेकिन क्या है कि टोकातो जो तूफान आया है, मतलब पहले गोवा की तरफ फिर इसके बाद गुजरात की तरफ होते हुए उसका कुछ असर देखा गया था, हवाएं चल के आई राजस्थान की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वर्षा की हैं। लेकिन जो वैसे वर्षा का जो सीक्वेंस है वो है आपका जून से लेके सितंबर तक होना था, लेकिन पहले ही हो गया है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बात करते हैं, ये जो मैप है यहाँ देखिए मैप में आपका बात करते हैं सबसे पहले जो भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत में दस्तक देता है वह 25 मई को अंडमान निकोबार तट में दस्तक देता है। फिर इसके बाद में 1 से लेके 5 जून के बीच में या चेन्नई से तिरुवनंतपुरम के बीच में दस्तक देता है। फिर इसके बाद में 10 जून के आसपास में ये आपका मुंबई कोलकाता में दस्तक देता है। फिर बात करते हैं दोस्तों 15 जून के आसपास में ये जो आपका मध्य भारत का जो भी इलाका है, इस तरीके से झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह आपका आ जाएगा, नागपुर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका दस्तक देता है। फिर लास्ट में आपका दस्तक देगा 1 जुलाई के आसपास में राजस्थान में दस्तक देता है। तो इसको देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 15 जून के बाद मतलब वही 1 जुलाई के आसपास में। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट 25 मई, चेन्नई तिरुवनंतपुरम 1 जून और कोलकाता मुंबई 5 से लेकर 10 जून के मध्य में आपका दस्तक देता है। फिर पटना, अहमदाबाद, नागपुर में 10 से 15 जून, फिर लखनऊ, दिल्ली, जयपुर में आपका 15 जून के बाद में दस्तक देता है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपका ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है जिसके कारण ही भारत के अधिकांश हिस्से में आपका वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इधर जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो यहीं पे आपका जो अरब सागर है इधर से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसके बाद में ये आपका देखिए इधर आपका पूर्वी घाट है जिसको कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका प्रायद्वीपी भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक अरब सागरी शाखा होती है और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं दोस्तों अरब सागरी शाखा। तो जो अरब सागरी शाखा है इसको आपका पश्चिमी घाट रोकता है, इसको ये जो पश्चिमी घाट था वो रोकता है, और जिसके कारण सह्याद्री पर्वत का जो ढाल है, जो यहाँ पे सह्याद्री पर्वत पाया जाएगा इसका जो भी ढाल रहेगा वहाँ पे आपका 250 से लेके 400 सेंटीमीटर तक की भारी वर्षा होगी। और इसके बाद में यही जो आपका अरब सागरी मानसून है जब सह्याद्री पर्वत से टकरा कर ये जो पवन है ये आपकी ठंडी हो जाएगी, तो इसके कारण पश्चिमी घाट के जिस क्षेत्र में आपका हल्की वर्षा होती है उस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र कहाँ होता है, तो पश्चिमी घाट में जो मानसून आपका भारी वर्षा कराने के बाद ठंडा हो जाता है और इसके बाद में वहाँ जिस क्षेत्र में हल्की वर्षा होती है उस क्षेत्र को ही कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके या बैक करके उसको देखते रहिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और जो आप लोग यदि पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं जो
अरब सागरी मानसून है उसकी दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा व ताप्ती घाटी व मध्य भारत में वर्षा कराता है। और इसके बाद में इसके कारण ही जो दूसरी शाखा है इसके कारण ही छोटा नागपुर पठार आपका पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। ये है आपका झारखंड, तो यहाँ पे पाया जाएगा छोटा नागपुर पठार पाया जाएगा। तो छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोयला पाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो कोयला होता है, कोयले की 4 शाखाएं होती हैं। एंथ्रासाइड होता है, बिटमिन्स होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भारत में कौन सा कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि गंगा के मैदान में ये जो दूसरी शाखा है अरब सागर की, गंगा के मैदान में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से मिल जाता है और इसका प्रभाव वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर बात करते हैं अरब सागरी जो मानसून है इसकी तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप व कच्छ से, जो आपका यहाँ पे सौराष्ट्र प्रायद्वीप का मतलब हो जाएगा यहाँ जो गुजरात का पहले नाम सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र प्रायद्वीप से लेके कच्छ के आपका जो तट है वहाँ तक आपका टकराता है उससे। और इसके बाद में अरावली व पश्चिमी राजस्थान में हल्की वर्षा करता है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान में माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। देखिए, मैं हिमालय का विस्तार का एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग हिमालय के विस्तार की संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा, ग्लोब की भी संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा, उसमें डिटेल में बताया गया है। फिर देखिए दोस्तों, फिर आपका आगे बात करते हैं कि हरियाणा पंजाब में बंगाल की खाड़ी के, ये जो आपका तीसरी शाखा है या हरियाणा पंजाब में बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाता है, जिसके कारण पश्चिम हिमालय धर्मशाला जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे तीव्र वर्षा होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून, जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून था उसकी 2 शाखाएं थी, एक अरब सागरी मानसून, एक था बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो पहला हम लोग बात किए थे अरब सागरी मानसून जिसकी 3 शाखाएं थी, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद में बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है यह अराकानयोमा पहाड़ी से टकराता है। अराकानयोमा पहाड़ी हिमालय का विस्तार है जो म्यांमार में पाया जाता है, या कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है अराकानयोमा भारत का जो हिमालय की जो श्रृंखला है वह किस देश में अवस्थित है, तो वो आपका म्यांमार में अवस्थित है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी 2 शाखा में, ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून वो 2 शाखा में विभाजित होता है। एक शाखा पंजाब तक जाती है और दूसरी शाखा की उप शाखा मेघालय की गारो पहाड़ी पर मासिनराम में तीव्र वर्षा करती है। देखिए, मेघालय में आपकी जो पहाड़ियाँ हैं कीप आकार की होती हैं, कीप आकार की होने के कारण ही यहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, एक गारो होता है, एक खांसी होता है, एक होता है जयंतिया होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिर बाद में बात करते हैं दोस्तों विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यदि आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता है और गारो पहाड़ी के पास में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ पे है, तो लेह लद्दाख में भारत में कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और फिर दोस्तों बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है वो भारत में इसका प्रभाव जून से लेकर सितंबर तक होता है। फिर इसके बाद में चर्चा की जाती है कि ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है ये तो भारत के अधिकांश हिस्से में वर्षा करवाता है, लेकिन यह तमिलनाडु में वर्षा नहीं करवाता है। तमिलनाडु में वर्षा नवंबर दिसंबर में होती है। इसलिए नवंबर दिसंबर में होती है क्योंकि जो तमिलनाडु है यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वह बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलती हैं और यह अरब सागर के वृष्टि क्षेत्र में आता है। वृष्टि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पे फुहार या हल्की वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, इसलिए यहाँ पे आपका वर्षा नहीं होता है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत के किस हिस्से में वर्षा नहीं होती है, तो वह तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो देखिए यहाँ पे आपका सब दिखाया गया है कि कौन कौन सा क्षेत्र है कहाँ पे पहले जो है कि दस्तक देगा। पहले आपका ये जो आपका अंडमान निकोबार तट है यहाँ पे दस्तक देगा, फिर चेन्नई में जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे मुंबई कोलकाता जो भी आपका एरिया आएगा इस तरीके से वहाँ पे दस्तक करेगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। फिर इसके बाद में आपका
दस्तक करेगा, नागपुर में दस्तक करेगा, पटना में दस्तक करेगा और इसके बाद में आपका अहमदाबाद वगैरह जो क्षेत्र है इधर दस्तक करेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में लास्ट में इसका दस्तक करेगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं मानसून की वापसी। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। जो मानसून की जब वापसी होगी तो वह उत्तर पूर्वी, जिसको जब मानसून वापसी होता है तो उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है वह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है, जिसके कारण ही मतलब लौटते हुए मानसून के कारण ही तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है दिसंबर के महीने में। तो आपका यहाँ पे इसका जो समय पीरियड है वो 1 सितंबर से लेके आपका होता है 15 दिसंबर। मतलब 1 सितंबर राजस्थान को मानसून की वापसी स्टार्टिंग होगी 1 सितंबर राजस्थान से, और इसके बाद में मानसून जो खत्म होगा 15 दिसंबर को खत्म होगा, तमिलनाडु में खत्म होगा, जिसके कारण ही ठंडी के समय में ही तमिलनाडु में वर्षा होती है। क्योंकि तमिलनाडु में गर्मी में वर्षा इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे जो पवनें चलती हैं वह बंगाल की खाड़ी के इधर ऐसे बंगाल की खाड़ी के समांतर चलेंगी, और यह अरब सागरी जो मानसून है उसके वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सब क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए बात करते हैं दोस्तों मानसून ही है जिस पर भारत का जीवन चक्र निर्भर है। क्योंकि जो आपका मानसून होता है वह आपका जब सही समय से आता रहता है तो वर्षा होती है। वर्षा के कारण आपके जो हमारी जो भारत की आबादी है 65% आबादी है कृषि पर निर्भर है। तो कृषि तभी अच्छी होगी जब अच्छे से मानसून आएगा और वर्षा करवाएगा, तभी कृषि अच्छे से होगी। फिर इसके बाद में देखिए वो तो क्या होता है, कुछ कृषि के लिए उतना वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो अधिकांश कृषि होती है उनके लिए क्या समय समय पे आपका वर्षा होना अनिवार्य है। फिर दोस्तों बात करते हैं ऋतु। मानसून का मौसमी प्रतिरूप होता है। यदि आपसे पूछा जाता है, देखिए मैं पहले बता दिया था कि मौसम क्या होता है, जो पल पल में बदल जाता है उसको मौसम कहते हैं, जो बहुत समय के बाद बदलता है उसे जलवायु कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात आता है ऋतु क्या होता है। मानसून का मौसमी प्रतिरूप जो होता है उसे ऋतु कहते हैं। भारत में जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल चल रहा है ऋतु का, वह 6 प्रकार की ऋतु है। पहली जो ऋतु है बसंत ऋतु। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो हिंदी के महीने हैं तो बसंत ऋतु चैत्र से वैशाख तक होता है। और इसके बाद में यदि आपका इंग्लिश का महीना का बात किया जाएगा मार्च से अप्रैल। फिर इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आता है बसंत ऋतु के बाद में, ये आपका ज्येष्ठ से आषाढ़ तक आता है। फिर आता है मई से जून। और इसके बाद में वर्षा ऋतु आता है श्रावण से भाद्र आता है जुलाई अगस्त। और इसके बाद में शरद ऋतु आता है अश्विन से कार्तिक आता है सितंबर से अक्टूबर आता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हेमंत ऋतु आता है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष से लेके पौष तक चलता है और जो नवंबर से दिसंबर तक का टाइम पीरियड है। और शिशिर ऋतु आता है जो आपका माघ से फागुन तक है, जनवरी से फरवरी तक का इसका टाइम पीरियड आता है। वैसे क्या कहते हैं कि आपका चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर, जो अश्विन है उसको कुआर कहा जाता है, मतलब गांव में लोग कहते हैं। और इसके बाद में आता है कार्तिक आता है। फिर आता है जो माघ शीर्ष है इसको अगहन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं इसको पूस कहते हैं पूस। इसके बाद माघ आ जाता है। फिर क्या कहते हैं फागुन कहते हैं। लेकिन ये जैसे लिखा गया है वो आपका एक्यूरेट है, सही है, तो आप ऐसे ही करिएगा। तो देखिए भारत में परंपरागत जो ऋतुएं हैं वो 6 प्रकार की हैं। और इसके बाद में यदि बात करते हैं मौसम वैज्ञानिक के आधार पर भारत में ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है शीत ऋतु जो 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोई पूछता है कि भारत में अगर वैज्ञानिक के आधार पर पूछा जाएगा, यही आपका सही है, जो वैज्ञानिक के आधार पर वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर मान्यता यही है। तो आपका 4 प्रकार की ऋतुएं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून या वर्षा ऋतु, मानसून वापसी या शरद ऋतु। तो शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। और इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु दोस्तों 16 मार्च से लेके 15 जून तक। फिर मानसून आगमन या वर्षा ऋतु 16 जून से लेके 15 सितंबर तक। देखिए अभी जो वर्षा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तूफान आ गया था तो वर्षा उसके हवाएं चली तो उसके कारण क्या वर्षा हो गई। लेकिन वर्षा का जो ऋतु है 16 जून से लेके 15 सितंबर तक है। फिर इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाता है चौथा मानसून वापसी या शरद ऋतु, ये 16 सितंबर से लेके 14 दिसंबर तक
होता है। तो इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए हम लोग बात किए हैं कि जो ऋतुएं हैं, तो आपका जो ऋतु है यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होता है, शीत ऋतु होता है, फिर इसके बाद में आता है ग्रीष्म ऋतु, मानसूनी ऋतु या वर्षा ऋतु, और इसके बाद में मानसून वापसी या आपका आ जाता है शरद ऋतु आ जाता है। इस तरीके से आपकी 4 ऋतुएं वैज्ञानिक के आधार पर। फिर दोस्तों बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। तो आम्र वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु के प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है जिसके कारण वर्षा होती है, उनका अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे केरल व कर्नाटक में ग्रीष्म के बाद जो फुहार वर्षा होती है उसे कहा जाता है आम्र वर्षा कहा जाता है। और इसके बाद में यही जो आपका केरल में कहवा के फूल जब खिलते हैं तो जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है फूलों वाली बौछार कहा जाता है। और इसके बाद में पश्चिम बंगाल में उसे काल बैसाखी कहा जाता है। और यही जो वर्षा होती है स्थानीय तूफान ग्रीष्म ऋतु के कारण, असम में इसको चाय वाली वर्षा कहते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं लू। लू क्या होता है, शुष्क व पीड़ादायक पवन होता है। लू शुष्क व पीड़ादायक पवन होता है जो उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलता है। लेकिन लू का सबसे ज़्यादा जो तीव्रता है, जो सक्रियता है, वो आपका दिल्ली से लेके पटना तक तीव्रता होती है। हम लोग का जो क्षेत्र आ जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जो आएगा वो भी आपका दिल्ली से लेके पटना के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो जो लू होता है वो तो चलेगा पंजाब से लेके बिहार तक माना जाएगा, लेकिन उसकी जो सक्रियता तीव्रता होती है वह दिल्ली से पटना तक की अधिक होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं भारत में औसत वार्षिक वर्षा। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। और इसको देखिए 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और इसके बाद में इसी के अंतर्गत आ जाता है कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया, जो मेघालय की तीनों पहाड़ियां हैं, ये काफ़ी मतलब कीप आकार की होती हैं, जिसके कारण जब यहाँ पे मानसून टकराता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा करता है। इसीलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती पूछा जाएगा तो मासिनराम मेघालय में होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं मध्यम वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड व पूर्वी मध्य प्रदेश में होती है। फिर इसके बाद में न्यून वर्षा वाला क्षेत्र आता है दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात आ जाता है 50 से लेके आपका 100 सेंटीमीटर तक। यहाँ आ जाएगा दिल्ली, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात। फिर इसके बाद में बात करते हैं चौथा अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। जहाँ पे वर्षा कम होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी तो ऐसे क्षेत्र होते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और लद्दाख होते हैं। और इसके बाद में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका लद्दाख, लेह जो लद्दाख में स्थित है। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो चटकार रंग से है ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला। फिर इसके बाद में जो सबसे कम आपका चटकार है वो आपका हो जाएगा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ देखिए पुराना मैप है, इसको यहाँ से आपका अब लद्दाख हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे बस समझाने के लिए आपका कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको पूरा जलवायु के विषय में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ब्लूइंग माइंड क्लासेज जो चैनल है उसको लाइक करिए, उसमें जो भी वीडियो है उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त से भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।